हमारे साथ पीड़ित गंगाराम मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। इनकी ज़मीन एक एडवोकेट ने अपनी पत्नी के नाम करा ली थी फर्जी तरीके से। आइए इनसे जानते हैं क्या है मामला। नाम क्या है आपका? गंगाराम। गंगाराम, बरेली संजय नगर रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? मेरी जमीन थी पीथरपुर में जी। रामपुर से मेरा रिश्तेदार देखभाल करता था। अच्छा। वो मर गया। अच्छा। उसका लड़का था रामचरण, वो देखने लगा। अच्छा। हमारा पीलीभीत से ट्रांसफर हुआ परे उसमें पीथरपुर मुकदमा। तो सोमपाल को वकील कराया। अच्छा। तो उसने 5,000 रुपये ले लिए वकालतनामा के। अच्छा, फिर? तो फिर बोला तुम जमीन जो है किसी के नाम कर दो और तब तुम घर में आराम करना। अच्छा। मुख्तार नाम। तो उसने जो है मुख्तार रामचरण के नाम मुख्तार नाम करना था। उसने धोखे से अपनी पत्नी के नाम इकरारनामा कर लिया। अच्छा। मैंने कहा तुम्हारा जो खर्चा है मिल जाएगा, अब तुम इसे वापस ले लो। वापस नहीं किया। अब हम पे मुकदमे कर दिए। मेरी लड़की पे कर दिए वकील साहब ने, वकील साहब के बच्चों पे कर दिए, खुद पे कर दी, औरतों पे कर दिए, बहुओं पे कर दिए। 22 मुकदमे कर दिए हम पे। और एक जो मुँह तो इसे ले लिया जितनपाल के नाम से, और इसे ले लिया। फिर आपकी जमीन कैसे मिली? मिल गई या नहीं? ना, मुझे जमीन बेचना नहीं थी। वो कहता है कि तुझे लानत हो गई तो इसलिए तुम मुझे जमीन नहीं दे रहा है। अच्छा। मैंने कहा मुझे बेचना नहीं है तो जमीन कैसे दूंगा, किसी ने दूंगा। वो मुकदमे हम पे कर दिए। अच्छा। वकील साहब कर दिए, बच्चों को कर दिए, 22 मुकदमे कर दिए। अच्छा। तब वकील साहब ने बरेली ट्रांसफर कराए सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा। और वकील साहब मुझसे फीस नहीं मांगते हैं। अच्छा। मेरा ऐसे ही सेवा करते हैं मेरे से। अच्छा। वकील साहब बढ़िया आदमी। अच्छा। मुझे बचा लिया और मेरी जमानत करवा दी, बच्चों की जमानत करवा दी। अच्छा। हम बचे हुए हैं। और सोमपाल दगाबाज है, सबको परेशान कर रहा है, झूठा है, बेईमान। आपकी जमीन मिल गई? जमीन अभी तो मेरी तो मेरे पास ही है। अच्छा। ले कौन गया? ये बेईमानी करके छीन रहा है मेरी। अच्छा, छीनना चाहते हैं वो? हाँ। अच्छा। हमारे साथ गंगाराम की लड़की मौजूद है। आइए जानते हैं इस दौरान इनको कौन कौन सी परेशानी उठानी पड़ी। आपका नाम? मधुरानी। मधुरानी, अच्छा। आप के पिताजी हैं ये? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? जो जमीन थी पापा के, उससे। हाँ, रोइए मत, आराम से बताइए। धोखे से अपने नाम सोमपाल से अपने करा ली और भी बहुत सारे मुकदमे कर दिए, जिसमें हमारी 2 बहनों के शादीशुदा है, उनके भी नाम थे, पापा का भी था, और एक छोटी बहन थी उस समय शादी नहीं थी, उसका भी था, जिसकी वजह से बहुत परेशान हुए हम लोग। अगर महज वकील साहब नहीं होते तो हम लोग पता नहीं हमारा क्या होता। पापा भाग दौड़ करते करते इतने और कमजोर हो गए, उनकी उम्र भी इतनी है, उसके बाद भी वो तो वकील साहब है जिनकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। यह जो जमीन है अभी भी हमारे ही पास है, वरना तो हमारा वो छिन चुका था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में इस समय हम 5 लोग हैं। अच्छा। और बहनों की शादी हो गई है। कितने भाई हैं? भाई एक है। उसके वजह से हमारे मतलब परिवार में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई है। हमारी मम्मी भी इसी वजह से बहुत परेशान हो गई, उसके छीना गप्ती से। अच्छा। वो तो ये था इन्होंने इतनी पैरवी कर ली, उन लोग कोई भी वकील हमारा पैरवी को तैयार नहीं थे। अच्छा, तब इन्होंने आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। हाँ, इसमें बहुत ही ज्यादा हम परेशान हुए। कहाँ की रहने वाली हैं? संजय नगर बरेली। हमारे साथ गंगाराम के वकील हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने हर परिस्थिति में हर परिस्थिति से लड़कर इनके साथ खड़े रहे और इनका पूरा साथ दिया। सर, आपका नाम? महेश सक्सेना। अच्छा। सर बताइए इनके बारे में कुछ।
इनका एक मुकदमा तहसील में चल रहा था, उसमें मैं 2004 से वकील था। फिर उसी जमीन का मुकदमा पीलीभीत चल रहा था। 2016 में जब कोर्ट खुली, सिविल कोर्ट खुली, तब इन्होंने सोमपाल जी को अपना वकील कर लिया और उस मुकदमे में हम 3 लोगों की तरफ, इनके 2 और भाई हैं मुरारी लक्ष्मण, उनकी तरफ से, गंगाराम की तरफ से वकील थे। जब इन्होंने सोमपाल को वकील कर लिया तो पैरवी फिर भी हम करते रहे इनकी भी तरफ से और इनके दोनों भाइयों की तरफ से। तो इन्होंने बाद में ये पता चला कि सोमपाल जी ने इनसे एक अपनी पत्नी के नाम इकरारनामा लिखाया है। इन्होंने बताया कि वो इकरारनामा फर्जी है, हमने तो केवल अपने रिश्तेदार रामचरण के लिए पावर ऑफ अटर्नी बनानी थी। इन्होंने धोखा देकर हमें और एग्रीमेंट टू सेल करा लिया है। तो वो हमने अपने छोटे बेटे हिमांशु सक्सेना, वो भी हमारा छोटा बेटा भी वकील है, बड़ा बेटा हमारा अंशुमन सक्सेना, वो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। तो मैंने छोटे बेटे से वो मुकदमा दायर कराया सिविल कोर्ट पीलीभीत में। तो इस वजह से हमारे सोमपाल जी जो हमारे मित्र हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने पहले तो गंगाराम के खिलाफ लिखाई एक FIR। तो उसमें भी हमने जमानत कराई मजिस्ट्रेट के यहाँ से और सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से जमानत कराई दी। इसलिए वे और भी नाराज हो गए। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप इसमें ऐसा करिएगा, आप इसमें साझेदारी कर लीजिएगा। तो हमने कहा हम ऐसा गंदा काम नहीं करते, हमको जो भी मुवक्किल पैसे देगा हम उस पैसे के आधार पर उनका मुकदमा लड़ते रहेंगे। ये हर वकील का दायित्व है कि वो ईमानदारी से वकालत करे और हमने कोई गंगाराम के ऊपर उपकार नहीं किया। वकालत के वकील होने के नाते ये हमारी ड्यूटी है कि अगर गंगाराम हमारे पास आते हैं तो हम उनकी पैरवी करने से मना नहीं कर सकते। अगर हम पैरवी करने से मना करते हैं तो एक वकील के ऊपर दंड होगा। तो इसलिए हमने उनसे ये कह दिया कि भाई हम इनकी पैरवी करते रहेंगे और तुम्हारा आपस में कंप्रोमाइज़ भी करा देंगे। लेकिन उनके मन में खोट आ गया। उन्होंने फिर हमारे और हमारे बेटे के खिलाफ, छोटे बेटे के खिलाफ, गंगाराम के खिलाफ, कुल मिला के उन्होंने 6-7 मुकदमे, फौजदारी के मुकदमे हमारे दोनों जो वकील बेटे हैं उनके खिलाफ, दोनों बहुओं के खिलाफ लिखाए। और फिर मैंने ये सोचा कि गंगाराम को किसी तरीके से राहत मिले, क्योंकि मैं बीसलपुर भी करता हूँ, बरेली भी करता हूँ, पीलीभीत भी करता हूँ। तो जब मैं पीलीभीत जिस दिन जाता था कोर्ट से, मैं कहता था कि ये तारीख दे दीजिए, तो ये और इनके और भी दोस्त हैं वकील साहब के, सोमपाल जी के, वो विरोध करते थे कि साहब ये तारीख नहीं मिलेगी। तो मेरे मन में आया कि मैंने ये मुकदमे इनके बरेली ट्रांसफ़र करा दिए जाए। ट्रांसफ़र के लिए 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मुकदमे दायर किए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने मुकदमे खारिज कर दिए और ये कहा कि ये सरकारी वकील इनको मिल जाएगा। गंगाराम का ये कहना था, और ये मैं भी समझ रहा था कि अगर एक प्राइवेट वकील वो पैरवी नहीं कर पा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमे लिखा रहे हैं, तो सरकारी वकील पैरवी नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमने इनके मुकदमे, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में 3 SLP फाइल की। उसमें से 2 इशू नोटिस हो गए। एक SLP जो थी वो खारिज हो गई, फिर उसमें रिव्यू लगाई और हमने देखा कि ये इनकी गंगाराम ने शिकायत जिला जज राजेंद्र कुमार सिंह से उनके यहाँ की। उन्होंने ये बात अपने जजमेंट में लिखी कि महेश सक्सेना पर दबाव बनाते हैं कि सोमपाल जी कि ये इनकी गंगाराम की वकालत नहीं करें, ये इनका कार्य गलत है। ये जजमेंट भी हमारे पास है और कई मुकदमों में दाखिल हुआ। फिर हमने देखा कि ये अब हमारे पीछे अडामेंट है हमको जेल भिजवाने के लिए। तब फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में गंगाराम के मुकदमे में एक SLP नंबर है 37 से 2017, गंगाराम बनाम स्टेट ऑफ UP, उसमें हमने खुद पार्टी बनने की दरख्वास्त दी और सुप्रीम कोर्ट में हमको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों आए। तो हमने कह दिया कि हुजूर हम तो एक वृद्ध की पैरवी कर रहे हैं, अगर पैरवी करना अपराध है तो हमें दंड दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें भी पार्टी बना लिया और 2 मुकदमे के बजाय 22 मुकदमे ट्रांसफ़र कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना ये गंभीर मामला है, ऐसी स्थिति में इनके मुकदमे जो हैं सारे बरेली ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे बरेली ट्रांसफ़र हुए तो
इनके खिलाफ जो फौजदारी का मुकदमा सरकार चलाती है, तो सरकार की ड्यूटी है कि वो अपनी पैरवी करे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पैरवी करने नहीं आता। वो मुकदमे लगातार चल रहे हैं। इन्होंने यहाँ बरेली के एक अब वो एडीजे हैं अनिल कुमार सेठ, उनके भी खिलाफ जिला जज के यहाँ दरखास्त दे दी कि साहब इन्होंने जे महेश सक्सेना के रिलेटिव हैं और इन्होंने सोमपाल कश्यप ने, इसलिए इन्होंने हमारे खिलाफ वारंट जारी किए थे। जबकि इनको वारंट के आधार पहले इनके लिए सम्मन भेजा गया कि आप गवाही देने आइए, जो गंगाराम के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, ये गवाही देने नहीं गए। और फिर जमानती वारंट जारी हुआ, फिर गैर जमानती वारंट जारी हुआ। इन्होंने दरखास्त दी कि साहब हम आते रहेंगे, अंडरटेकिंग दे दी। एक अंडरटेकिंग दे के आदमी की ड्यूटी बनती है, उसमें 6 महीने की सज़ा है अगर आप नहीं आते हैं कोर्ट में, फिर भी। और फिर उन्होंने उसी दिन इन्होंने ये धोखा किया कि उसी दिन जिला जज बरेली के यहाँ 5 ट्रांसफ़र के मुकदमे दायर किए कि ये अब हमारे मुकदमे जो हैं बरेली शहर से दूसरे फरीदपुर में भेज दिए जाएं, जिससे कि हम फिर गंगाराम को परेशान करें। तो उसमें इन्होंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में ये बात लिखी कि महेश सक्सेना और जज साहब जो हैं सिटी मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये आपस में रिश्तेदार हैं, जबकि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिला जज बरेली को कि हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना हमारा कोई रिश्ता, हमें वो जानते भी नहीं। हम तो केवल इसी मुकदमों, इनके गंगाराम के मुकदमों की पैरवी करने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हमसे कहा गया कि आप इनकी पैरवी करेंगे, तो हमने हाँ कह दिया हमने कि हम करेंगे। बोले आप इनकी पैरवी करिए तब हम ट्रांसफ़र करेंगे, तब ट्रांसफ़र हुए। अब हमारी भी एक मजबूरी है, हमारा सोमपाल से कोई नाराज़गी नहीं, ना उनसे कोई दुश्मनी है। अब आप बता रही हैं कि आपने उनसे वर्जन जानना चाहा तो वो आपसे नाराज़ हो गए। तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी को एक दायरे में बात करनी चाहिए, और एक खास तौर से वकील को, क्योंकि वकील जो है वो समाज को रास्ता दिखाता है, तो उस पर ज़्यादा बर्डन है समाज का। तो ऐसी स्थिति में हमने गंगाराम के ऊपर कोई उपकार नहीं किया, जो हमने अपनी ड्यूटी निर्वाह की। वो अलग बात है कि हमने इनके पैसे नहीं लिए, ऊपर वाला देता है, कोई दिक्कत नहीं। सर अब ये मामला कहाँ पर पहुँचा है? अब जो यहाँ पर 22 मुकदमे जो ट्रांसफ़र होके आए थे, उस 22 मुकदमे में 11 मुकदमे निपट गए। वो 11 मुकदमे जो हैं सोमपाल के खिलाफ हुए और गंगाराम के फेवर में। अभी 11 मुकदमे और रह गए हैं। वो मुकदमे इसलिए चल रहे हैं कि उसमें एक मुकदमा में गंगाराम ने इनके खिलाफ एक FIR लिखाई कि इन्होंने हमारी तरफ से फर्जी वकील बनाकर फर्जी दस्तखत करके स्टे ले लिया। तो वो स्टे वाला मुकदमा बरेली वालों ने खारिज कर दिया और इन पर 5,000 जुर्माना डाला। और बरेली सिविल कोर्ट ने ये बात कही उसमें कि ये जो है इन्होंने फर्जी वकालतनामा दाखिल किया है, और एक इन्होंने जो इकरारनामा कराया था धोखा देके, एग्रीमेंट टू सेल बनवा कर इकरारनामा करा लिया था, वो इकरारनामा भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इन्होंने इनके खिलाफ, गंगाराम के खिलाफ और इनकी बेटियों के खिलाफ जो मुकदमे दायर किए, अब उसमें जो गवाही देने नहीं आते। कोर्ट ने इसीलिए इनके खिलाफ वारंट जारी किए, ना कोई सरकारी वकील आता। तो अब वो इस टाइप के करीब 11 मुकदमे रह गए हैं। अच्छा। वो उसमें जो पैरवी करने नहीं आते। अब वो सारे 11 मुकदमे जो हैं सब झूठे हैं। अब वो झूठ, यहाँ झूठ स्पष्ट हो गया, इन्हें पता है यहाँ पर हमारी झूठ नहीं चलेगी, इसलिए ये पैरवी नहीं करनी। मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है, क्या कार्रवाई? जी मैम, मैंने 2016 में मानवाधिकार नेशनल कमीशन आयोग जो है उसमें इनकी शिकायत की थी, लेकिन उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। ऑनरेबल नेशनल ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जो है अभी जल्दी में रिसेंट में इनकी एक शिकायत की थी, हमने लिखी शिकायत भेजी और उसमें सारा वर्जन इनका मैंने लिखा था और रिक्वेस्ट की थी कि इनको
इनको सहायता प्रदान की जाए। कोई पुलिस सहायता नहीं दी गई। तो उसमें नेशनल कमीशन ने ये ऑर्डर किया है एसपी पीलीभीत को कि आप जो हैं गंगाराम को एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हुए गंगाराम को सूचित करें। तो मालूम ये हुआ कि सीओ बीसलपुर ने, मैं उनसे भी मिला था, लल्लन सिंह जी से, तो उनसे मैंने ये पूछा कि इसमें स्पष्ट ऑर्डर है ऑनरेबल कमीशन का, तो आपको जांच क्यों भेजी गई? तो उन्होंने कह दिया एसपी साहब ने जांच भेज दी। तो हमने कहा आपने गंगाराम को बुलाया? बोले मैंने नहीं बुलाया। हमने कहा इसमें देखिए पढ़िए। तो उनका जो कांस्टेबल होते हैं जो बाबू का काम करते हैं, बोले हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए। तो हमने कहा कोई बात नहीं। फिर गंगाराम की ओर से हमने एक कई पृष्ठ का एक एफिडेविट बना के एसपी पीलीभीत को भेज दिया। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दाखिल की और उसमें इनकी तरफ से ये बात कही गई कि इन्होंने जो एफआईआर एक लिखवाई है उसमें एक सरकारी गवाह है रामशरण। उस रामशरण से एक एफआईआर हमारे खिलाफ, गंगाराम के खिलाफ और गंगाराम की बेटी के खिलाफ, गंगाराम का बटाईदार है रामचंद्र, उसके खिलाफ एक एफआईआर इस बात की लिखाई थी कि साहब इन्होंने हमारी पत्नी का अपहरण किया। वो खारिज कर दी गई, उसके खिलाफ रिवीजन हुआ, वो भी खारिज कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोमपाल ने सरकारी गवाह तोड़ लिया है। एसपी साहब को उस एफिडेविट में गंगाराम ने बात बताई कि इन्होंने सरकारी गवाह तोड़ लिया है और सरकारी गवाह तोड़ने के लिए जो और गवाह है उसके लिए जिला जज बरेली के यहाँ भी इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये ड्यूटी है एसपी पीलीभीत की कि वो इनके खिलाफ, इनके सोमपाल के खिलाफ 195 का है आईपीसी में। अगर कोई किसी सरकारी गवाह तोड़ता है तो उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जो नेशनल कमीशन का आर्डर है उसकी कंप्लायंस करने के लिए एसपी पीलीभीत को उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए 195A में, और उस एफआईआर की जानकारी गंगाराम को देनी चाहिए। वो अभी तक मैं समझता हूँ 8-9 अक्टूबर का आर्डर है ऑनरेबल कमीशन का, और वो अभी तक पुलिस वाला इनके पास नहीं गया। जैसा कि हमने इनसे पूछा भी, कोई पुलिस वाला आया आपके पास? ना तो कोई जांच के लिए आया, ना ये बताने आया कि भाई हमने क्या कार्रवाई की। अगर नहीं आते हैं, 9 तारीख पास हो जाएगी तो कमीशन में हम दोबारा से कंप्लेंट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इस पीड़ित गंगाराम को न्याय मिले। ये पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी है। इसने गंगाराम ने कम से कम 15 एप्लीकेशन डीजीपी, एसपी पीलीभीत, एसपी बरेली को दी कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाया जाए। लेकिन पुलिस पीलीभीत या बरेली ने इन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गंगाराम को। और एक एडिशनल एसपी थे रोहित मिश्रा जी, उन्होंने वहां पर एफिडेविट फाइल किया अपना सुप्रीम कोर्ट में स्टेट की तरफ से कि ये जो है गंगाराम ने कभी भी पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया, जबकि 15 एप्लीकेशन वो पहले दे चुके। तो हमारा अपना मानना ये है कि एसपी साहब ने सोमपाल की मदद की, और सोमपाल की मदद करते हुए एसपी साहब ने सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च अदालत में एक झूठा एफिडेविट फाइल किया। उनको ये जानकारी थी कि झूठा एफिडेविट देने का 7 साल की सजा। तो इसलिए मैंने गंगाराम के साथ कोई उपकार नहीं किया। ये हमारी ड्यूटी है। मैं समझता हूँ हर वकील की ये ड्यूटी है कि अगर कोई पीड़ित नागरिक है उसकी सुरक्षा के लिए उसको अपना दायित्व निभाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हाई कोर्ट भी कहता है कि सरकार को अगर कोई मुल्जिम है उसको वकील नहीं मिल रहा तो सरकार को ड्यूटी बनती है कि उसको फ्री ऑफ कास्ट वकील उपलब्ध कराए। तो गंगाराम को बीसलपुर में, पीलीभीत में कोई वकील नहीं मिला। जब हमारे खिलाफ मुकदमे कायम कराए तो हमने एक दिन गंगाराम से ये बात कही थी कि भाई हम आपके
पीलीभीत जाके मुकदमे नहीं करेंगे, आप और कोई वकील कर लीजिए। तो गंगाराम और इनके सारा परिवार आके रोने लगा। तो हमारा भी, चूंकि हम भी इंसान हैं, तो ह्यूमैनिटी के नाते हमने कहा ठीक है, हम प्रयास करते हैं, यहाँ से हटवाते हैं। तो हटाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक प्रयास किया। कष्ट तो हमें भी हुआ, मानसिक कष्ट हुआ, शारीरिक कष्ट हुआ। हम वैसे तो देखने में तो देखने में तो हष्ट पुष्ट हैं, लेकिन हार्ट के पेशेंट हो गए हम। दिल्ली में हमारा इलाज चल रहा है, एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, राम कुमार करोली जी से इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी हमने ईश्वर का नाम लेते हुए, और हमने गंगाराम जी से, अच्छा एक हमारा एक उद्देश्य भी है कि ईश्वर ने अगर आपको बुद्धि दी है तो उसका सदुपयोग करिए, कभी भी किसी का गलत नहीं, दुरुपयोग ना करिए। तो हमने अपने हिसाब से उनके साथ भी कुछ अहित नहीं किया। उन्होंने हमारे खिलाफ इतने मुकदमे लिखवाए, हमने उनके खिलाफ कोई मुकदमा आज तक नहीं लिखवाया। और ना हमने गंगाराम को सलाह दी कि कोई झूठे मुकदमे लिखवाए। गंगाराम ने एक मुकदमा उनके खिलाफ लिखाया, वो सच्चा मुकदमा है। अदालत सिविल कोर्ट तय कर चुकी है कि वो इन सोमपाल ने फर्जी वकालतनामा लगाया था। वो अदालत सिविल कोर्ट बरेली एडिशनल सिविल जज कोर्ट नंबर 4 ने तय कर दिया 13 दिसंबर 2018 में। हाँ, वो अभी तक आर्डर बरकरार है। तो इन्होंने खुद फोर्जरी की है और इनके खिलाफ गंगाराम ने एक कंप्लेंट बार काउंसिल यूपी में भी फाइल की थी। वो इन्होंने अपने वकील के प्रयास से इन्होंने खारिज करा दी। लेकिन फिर कानून ये कहता है कि 1 साल के अंदर कंप्लेंट तय कर देनी चाहिए, लेकिन वो कंप्लेंट नहीं तय हुई, तभी खारिज हो गई। इनकी रिस्टोरेशन हमने लगाई। फिर सोमपाल जी के एप्लीकेशन देने पर वो बार काउंसिल इंडिया चली गई। इंडिया में इनकी तरफ से रिटेन आर्गूमेंट लिखित बहस दाखिल हो चुकी है, इनकी गवाही भी दाखिल हो चुकी है, उसमें आरोप भी बन चुके हैं। और मैं समझता हूँ जब कोरोना पीरियड ख़त्म होके जब काम शुरू हो जाएगा तो उसमें भी मेरा अपना मानना है कि गंगाराम को राहत मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और मेरा अपना ये अनुभव कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल भी ऐसे वकीलों की रियायत नहीं करती, क्योंकि वकील ही एक ऐसा समाज है जो समाज के लिए और पीड़ित व्यक्ति के लिए रास्ता दिखाता है और उसकी मदद करता है, न्याय की श्रेणी तक ले जाता है। न्याय की श्रेणी तक ले